तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। जो कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो ये होती है बिट के द्वारा की जाती है ना, ध्यान रखना इसका। जो कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना जो है बिट के द्वारा की जाती है। अब इसमें और आगे देख ले, थोड़ा आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर एवं संचार तंत्र में इंफॉर्मेशन डाटा सूचना जो होता है को मापने की इकाई जो वाइनरी और डिजिट नामक दो शब्दों की संक्षिप्त से बनी है। ये चीज ध्यान रखना है ना। इसमें जो होता है क्या कि ये वाइनरी और डिजिट नामक दो शब्दों की संक्षिप्ति से बनी हुई है। तो ये चीज इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो ये होता है सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होता है ये मदर बोर्ड पर होता है जो सीपीयू को दूसरों पुर्जों के साथ में जोड़ता है। तब इसका आगे देख लेते हैं कि सिस्टम बस क्या होता है, इसका अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा। तो सिस्टम बस का जो अर्थ है, सिस्टम बस एक केबल और कनेक्टर से बना एक मार्ग है, समझ रहे हैं, और जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये चीज इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब इसमें आगे और देख लेते हैं कि बस कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटकों के बीच डेटा और नियंत्रण संकेतों के लिए एक संचार पथ प्रदान करता है। तो ये इसका विस्तार रूप है किसका, सिस्टम बस का। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है कि क्वेश्चंस कई बार ऐसी ऐसी क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे अंदर के, तो एक एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए कि जो सिस्टम बस है तो ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। बिट है तो ये बिट क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो ये सब चीजें अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आपको जो है कंप्यूटर में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में। आगे है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो इसमें किसका उपयोग किया गया था, तो जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए इसमें पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। अब इसमें मशीन लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि मशीन भाषा जो है ये कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है ना। यह केवल जीरोस और एक दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है ना। इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है। इसे कंप्यूटर की मशीनी संकेत भी कहा जाता है। इसे जो है कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है, किसको, मशीन लैंग्वेज को। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसी में। आगे है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। किसके द्वारा जो बेसिक कंप्यूटर भाषा उसका विकास किया गया था, तो ये कौन है, जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी के द्वारा जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था। तो इनका नाम याद रखना आपको, जॉन जी कैमी जो है इनके द्वारा जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था, नाम याद रखना। आगे कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। अब बेसिक कंप्यूटर देखो एक ही तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार में पूछे जाते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना आपको, है ना, कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। तो ये हुआ था 1964 में, सन याद रखना आपको, 1964 में जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। ये चीज ध्यान देना है। आगे देखते हैं कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। जो कोई प्रोग्राम होता है उसके चित्र के रूप में आप जो है ये कहलाता है प्रदर्शन फ्लो चार्ट। इसे कहा जाता है फ्लो चार्ट, है ना, ध्यान रखना इसका। अब फ्लो चार्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्लो चार्ट के बारे में, फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम या किसी प्रक्रिया का एक योजनाबद्ध निरूपण है। अब जिसमें किसी समस्या के चरण चरण दर चरण समाधान होते हैं। प्रवाह चार्ट प्रवाह आरेख का सबसे आम प्रकार है। यह आरेख का सबसे आम प्रकार माना जाता है क्या, फ्लो चार्ट। ये चीज ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं इसी में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसमें वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी इसमें, तो जो फोर्ट्रान होती है, फोर्ट्रान, ये जो भाषा है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अब इसमें थोड़ा आगे और देख लेते हैं फोर्ट्रान के बारे में। एक प्रोग्रामन भाषा है, कौन सी, फोर्ट्रान, है ना, जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। 1950 में इसका जो है विकास हुआ था। तब से लेकर अब तक इस भाषा में के कई संस्करण निकल चुके हैं। तो उसमें कौन कौन से निकल चुके हैं, एक फोर्ट्रान 66, फोर्ट्रान 77, फोर्ट्रान 90, फोर्ट्रान 95। इसका विकास IBM में सूत्र अनुकूटक
के रूप में हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखना है ना। तो इसके जो है और भी कितने संस्करण निकल गए हैं, 1 2 3 4, 4 संस्करण और है इसके अलावा। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कोबोल की बात करें तो ये किसके लिए होती है, ये होती है व्यावसायिक कार्य में उपयोगी होती है, जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है। अब कोबोल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, है ना। तो इसमें जो है कोबोल की बात करें, कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेटेड लैंग्वेज है ना। तो इसका जो है पूर्ण रूप क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कोबोल ऑपरेटिंग सिस्टम आज्ञावादी होने के लिए रूपांतरित की गई पहली लोकप्रिय भाषा थी और आज भी कई वित्तीय और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में उपयोग में है। तो ये चीज इसकी क्या होगी, विशेषता होगी कोबोल की। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसी में आगे कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसका अब जो है अलग रूप में पूछा हुआ। तो क्वेश्चन का जो है अलग अलग तरीके से पूछता, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें पूछ लिया कि किस कंप्यूटर भाषा को जो वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो वही है सेम कोबोल भाषा जो है इसको वाणिज्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अब फिर से वही है, देखो आंसर वही है, लेकिन उसका प्रश्न जो है चेंज हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है, तो वही होती है कोबोल, है ना। ये चीज ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं इसी में कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो जावा जो कंप्यूटर भाषा है इसके आविष्कारक कौन है, तो ये है सन माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब जावा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम्स के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था तथा 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम्स के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया है। तो ये हो गई इसकी विशेषता किसकी, जावा की, है ना। तो ये चीज भी जानना जरूरी रहता है। तो बीच की चीजें भी आपको इससे जानकारी मिल जाती कि आखिर है क्या। आगे देखते हैं इसी में आगे है कि कंप्यूटर सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है। सारे कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज हम सभी जगह लागू होती है, सारे कंप्यूटर में। अब मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मशीनी भाषा जो है कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 से 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह जो है एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है कि इस, है ना। उसके बाद में क्या है कि इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। ये मशीनी भाषा की विशेषता हो गई। आगे देखते हैं इसी में आगे की इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है। तो जो अभी सेम क्वेश्चन था, अब उसमें जो है चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो इसमें जावा जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है वेब सर्विस के प्रयोग हेतु, है ना। वेब सर्विस के प्रयोग हेतु वेब सर्वर्स के प्रयोग के हेतु जो है ये यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली जो है प्रयोग में लाई जाती है, वेब सर्वर्स। अब इसमें आगे ये यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सारे उपयोगकर्ता और एकाधिक कार्य एक साथ करने के लिए बनाया गया। ये भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो विंडोज और एप्पल मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही है, लेकिन यूनिक्स बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत फास्ट और सुरक्षित होता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। आगे देखते हैं कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज को इसको जो है ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई मशीन भाषा को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी भी प्रकार के अनुवादक की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मशीनी भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, अर्थात मशीनी भाषा को कंप्यूटर स्वतः ही समझ जाते हैं। इससे इसके कोड को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गई किसकी, मशीनी भाषा के बारे में। आगे देखते हैं इसी में अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है।
तो जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा होता, तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। अब इसका जान लेते हैं थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, कि हाई लेवल लैंग्वेज वह भाषा है या कोड है जिसका उपयोग वेब डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किसी एप्लीकेशन को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। ये इसकी बात हो गई, है ना। आगे है कि आपके मोबाइल की कोई एप्लीकेशन कैसे और किस स्तर तक काम करती है, यह प्रोग्रामर इसी कोड की सहायता से प्रोग्राम करते हैं। तो ये हो गई किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा या कोड है ना, सॉरी ये इसकी परिभाषा कहे या इसका विस्तार रूप हो गया। आगे देखते हैं इसी में, अगला है कि एक गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिदम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे जो है लॉजिकल एरर कहा जाता है। लॉजिकल एरर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इससे क्या प्रभावित होता है। तो लॉजिकल एरर जो है एक मिस्टेक होता है एक प्रोग्राम के सोर्स कोड में, जिससे कि परिणाम में गलती या अनएक्सपेक्टेड बर्ताव देखने को मिलती है। तो ये एक प्रकार का रन टाइम एरर होता है जिससे कि सिंपली गलत आउटपुट पैदा होता है, या इससे एक प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है जो चल रहा हो। तो ये इसकी बात हो गई, है ना, लॉजिक एरर की बात। आगे देखते हैं, आगे है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है ये न्यूमेरिक कोड को प्रोग्राम करती है, ध्यान रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मशीन लैंग्वेज है ये न्यूमेरिक कोड को प्रोग्राम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो होते हैं बाइनरी नंबर, है ना, ये कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका ध्यान रखना है। आगे कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, इसमें होता है टीबी। अब इसमें जो है बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो उन्हीं के लिए मैंने जो है पूरा विस्तार पूर्वक इसमें बनाया हुआ, तो इसको आप अच्छे से देख लें। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और काफी आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम छोटी इकाई से देखते हैं, छोटी से बड़ी। इसमें सबसे बड़ा तो हो गया टीबी, जो हो गया इसका स्टोर सिस्टम। बाकी हम छोटी से शुरुआत करते हैं। केबी जो है किसी भी फाइल की सबसे छोटी साइज होती है और इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है ना। इसमें आपके इमेज, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स आदि आ जाते हैं। ये जो है 1024 बाइट्स मिलकर 1 केबी बनता है। इसमें जो है 1024 बाइट मिलते हैं तब जाके 1 केबी बनता है। अब इसमें अगला कौन सा आता है, अगला आता है इससे बड़ा जो होता है एमबी। एमबी, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें, किलोबाइट। ध्यान रखना इसका, किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है केबी का। एमबी आया है तो एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। मेगाबाइट की बात करते हैं, जो कि केबी किलोबाइट से बड़ी इकाई होती है। ये जो एमबी होता है केबी से थोड़ा उससे बड़ा होता है। इसमें हाई क्वालिटी इमेज और वीडियो के साथ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये जो है 1024 केबी से मिलकर 1 एमबी बनता है। इसमें 1024 केबी मिलते हैं तब जाके 1 एमबी बनता है। तो ये हो गई किसकी, एमबी की बात, है ना। अगला आता है जीबी। जीबी यानी कि गीगाबाइट, इसका फुल फॉर्म होता है जीबी का गीगाबाइट। एमबी से बड़ी इकाई होती है क्या, जीबी जो होती है एमबी से बड़ी इकाई होती है। एमबी के बाद इसमें इस्तेमाल या स्टोरेज इकाई किया जाता है, जो 1024 एमबी से मिलकर 1 जीबी बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या आता है, टेराबाइट। जो टीबी होता है सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट, है ना। टेराबाइट जो है ये जीबी से बड़ा होता है, वो बड़ी यूनिट होती है और ये इसमें जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का स्टोरेज को नापा जाता है। इसमें आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये जो है 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी बनता है। तो ये हो गई इसकी केबी, एमबी, जीबी और टीबी की बातें, है ना। पूरे फुल फॉर्म से सहित हमने जान लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और याद रहेगा। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन। अगला है कि बिट का लघु रूप क्या होता है। बिट का लघु रूप क्या है इसमें, तो ये बिट जो होता है ये किसका होता है, ये होता है बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। ध्यान रखना है इसको, है ना। क्या है इसका राइट आंसर, बाइनरी डिजिट, ये इसका लघु रूप होता है बिट। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। जो एक बाइट होता है उसमें कितने विकल्प होते हैं, तो ये होते हैं 8 विकल्प।
जो व्हाइट होता है एक में, उसमें जो है 8 विकल्प होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा व्हाइट के बारे में जान लेते हैं और कि व्हाइट बाइनरी टर्म के लिए संक्षिप्त रूप भंडारण की एक इकाई है जो एकल वर्ण धारण करने में सक्षम है। लगभग सभी आधुनिक कंप्यूटरों पर एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है ना, एक बाइट जो होती है 8 बिट्स के बराबर होती है। तो ये हो गई बाइट्स की बातें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट कहलाती है ना। बिट जो होती है सबसे छोटी इकाई है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी जो आती है क्या होती है, केबी होती है। सॉरी, ये केबी नहीं, ये सबसे छोटी इसकी क्या हो गई, बिट हो गई, जो सबसे छोटी इकाई होती है। इसका राइट आंसर बिट है। आगे देखते हैं कि कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। अब इसमें थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन को भी विस्तार पूर्वक देखा है। तो इसमें 1024 बाइट मिलकर जो है कितना, 1 किलोबाइट बनता है, 1 केबी बनता है 1024 बाइट मिलकर। आगे देखते हैं। आगे है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। जो बाइनरी नंबर प्रणाली होती है इसमें कितने अंक होते हैं, तो ये होते हैं 2। जो बाइनरी नंबर प्रणाली है उसमें 2 अंक होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आगे है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है कोडिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो गया, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है ना, कोडिंग सिस्टम। आगे है, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, तो ये मापते हैं बिट में। जो बिट होता है इसमें जो है किसी शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं इसमें कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार का सर्किट। जो लॉजिक गेट होता है एक प्रकार का सर्किट होता है। अब लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं कि लॉजिक गेट जो है विभिन्न प्रकार की अर्धचालक युक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में स्विच के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इन अर्धचालक युक्तियों में रिले, डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ जो आईसी होती है आदि प्रमुख है ना। उसके बाद चूंकि ये सभी परिपथ तार्किक बीजगणित पर आधारित होती है, इसलिए इन सभी परिपथों को लॉजिक गेट कहते हैं। तो ये हो गई किसकी, लॉजिक गेट की बारे में जानकारी। आगे देखते हैं। आगे कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिजिटल डाटा के रूप में इसको स्टोर करते हैं, ये सभी जानते होंगे आप, ध्यान रखना है, डिजिटल डाटा के रूप में। अगला देखते हैं। अगला है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो कौन सा एक प्रोग्राम है, तो ये होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी ध्यान रखना है ना। अब यूटिलिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को एनालाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिमाइजेशन तथा मेंटेनेंस करने में मदद करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से भी इंस्टॉल होते हैं। तो ये हो गई किसकी, यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने जितनी जो भी जरूरी क्वेश्चंस रहते हैं उनका पूरा विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करके बताया हुआ है, ताकि आपको जो है आप अगर परीक्षा देने जाएं तो कोई भी चीज आपसे छूटे ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेकर।